गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं श्वसन और गैसों का विनिमय, जिसके अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में श्वसन की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में जाना। आज इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताओं के बारे में। फेफड़ों के व्यवहारिक कार्यों को निर्धारित करने के लिए उनके आयतन और क्षमताएं मापी जाती है, जिसे स्पायरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। इस प्रकार फेफड़ों का माप 4 आयतन और 4 क्षमताओं के रूप में इसका वर्णन किया जाता है। पहला है ज्वारी आयतन, टाइडल वॉल्यूम, शॉर्ट में इसको टीवी कहेंगे। सामान्य अवस्था में वायु की जो मात्रा इंस्पिरेशन के समय अंदर जाती है ना, जैसे हम नॉर्मल बैठे हैं और सांस ले रहे हैं, तो उसमें इंस्पिरेशन के समय जो वायु अंदर जा रही है और एक्सपीरेशन के समय जो वायु बाहर निकल रही है, उसे ही ज्वारी आयतन या टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। ज्वारी आयतन या टाइडल वॉल्यूम का जो माप होता है वो 500 मिलीलीटर होता है नॉर्मल अवस्था में। दूसरा है निःश्वसन आरक्षित आयतन, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, इसको शॉर्ट में हम IRV कहेंगे। तो जब हम बलपूर्वक सांस को अंदर करते हैं, है ना, इंस्पिरेशन करते हैं, तो उसके दौरान जितनी वायु की मात्रा को हम अंदर कर पाते हैं, इसे ही अंतः श्वसन संचयी आयतन कहा जाता है, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। और इसका जो माप है वो लगभग 300 मिलीलीटर होता है। 300 मिलीलीटर तक का वायु हम बलपूर्वक धीरे धीरे करके या जैसे भी अंदर कर सकते हैं। एक्सपीरेशन रिजर्व वॉल्यूम ERV, उच्च श्वसन आरक्षित आयतन, इसके अंतर्गत बलपूर्वक जितनी वायु को बाहर निकालते हैं, जैसे योगा वगैरह करते समय हम धीरे धीरे सांस लेते हैं, मैक्सिमम जितना ले सकते हैं, और धीरे धीरे सांस को बाहर करते हैं जितना हम बाहर कर सकते हैं, तो उस समय वायु की मात्रा को संपूरक वायु या बहिःश्वसन संचयी आयतन कहते हैं, और इसका माप जो है वो 1100 मिलीलीटर के लगभग होता है। अवशिष्ट आयतन या अवशेषी आयतन, रेसिडुअल वॉल्यूम, बलपूर्वक बहिःश्वसन करने पर, है ना, फोर्स्ड एक्सपीरेशन के पश्चात भी फेफड़ा जो है वो पूरी तरह खाली नहीं होता। इसमें थोड़ी सी वायु की मात्रा बची रहती है, और इसी बची हुई वायु की मात्रा को अवशेषी आयतन यानी रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है, जिसका माप 1200 मिलीलीटर होता है। तो ये तो हुआ फेफड़े में वायु का क्षमता कितना होता है ना, आयतन कितना होता है। अब हम देखते हैं क्षमताएं क्या है, फेफड़े की क्षमताएं। इन चारों आयतन में से 2 या अधिक के योग को फेफड़े की क्षमता कहा जाता है। तब ये किस प्रकार होता है? पहला है जैव क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी VC। ज्वारी आयतन यानी सामान्य अवस्था में लिया गया इंस्पिरेशन और निकाला गया एक्सपीरेशन, अंतः श्वसन यानी बलपूर्वक इंस्पिरेशन और बलपूर्वक बाहर निकाला गया वायु एक्सपीरेशन के योग को अत्यावश्यक आयतन तथा जैव क्षमता वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। तो VC का मान जैवधारिता = IRV + ERV + TV के बराबर होता है। ये फेफड़ों के अधिकतम भरी गई और अधिकतम निकाली गई वायु होती है, और इसका माप लगभग 4600 मिलीलीटर होता है। कुल जैवधारिता अथवा कुल फुफ्फुस क्षमता, टोटल लंग्स कैपेसिटी, जैवधारिता और अवशेषी आयतन के योग से फेफड़ों की कुल धारिता क्षमता अथवा कुल फुफ्फुस क्षमता प्राप्त होती है। तो कुल फुफ्फुस क्षमता यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी का मान जो है वो जैवधारिता यानी VC प्लस अवशेषी आयतन यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम RV के बराबर होता है। निःश्वसन क्षमता यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये TV + IRV के योग के बराबर होता है। वायु की अधिकतम मात्रा जो एक निःश्वसन में ग्रहण किया जाता है, इसका माप 3500 मिलीलीटर होता है। कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता
फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC। जनरली उच्च श्वसन के बाद यानी एक्सपीरेशन के बाद वायु की जो मात्रा नॉर्मल अवस्था में फेफड़ों में बचती है ये ERV प्लस RV के बराबर होता है और इसका माप जो है वो 2300 मिलीलीटर के लगभग होता है। तो ये तो हो गया फेफड़ों का आयतन और क्षमता के बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट हम देखते हैं गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये किस प्रकार होता है। तो गैसों का आदान प्रदान फेफड़े की कुपिकाओं में हमने पढ़ा था। फेफड़े की संरचना, उसमें जो बॉल के समान गुब्बारे के समान फुली हुई संरचना कुपिका के मध्य और उतक में जो बना रहता है गैस है ना, उसके मध्य होता है। वायु कुपिका की वायु और फुफ्फुसी के कोशिकाओं के रुधिर के मध्य कुपिका की श्वसन झिल्ली में से विसरण के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन का विसरण कुपिका से यानी एल्वियोलाई से रुधिर में और कार्बन डाइऑक्साइड का रुधिर से कुपिका में यानी विपरीत दिशा में होता है। विसरण की दर गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैसों के द्वारा उत्पन्न दाब इसका आंशिक दाब कहलाता है, पार्शियल प्रेशर। किसी गैस का आंशिक दाब वायु में उपस्थित उसकी प्रतिशतता के समानुपाती होता है। जैसे वायु में ऑक्सीजन 21% और वायुमंडलीय दाब जो है वो 760 मिलीमीटर Hg के बराबर होता है। Hg मतलब मरकरी, पारा। तो ऑक्सीजन के आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर O2 PO2 का मान जो है वो 21/100 इंटू 760 इज इक्वल टू 159.6 मिलीलीटर Hg के बराबर होगा। कुपिकाओं की कोशिका में आने वाला जो रक्त होता है वो ऑक्सीजनीकृत होता है यानी ऑक्सीजन युक्त होता है और ये ऊतकों में जाता है। इसके अंदर PCO2 का मान अधिक होता है। PCO2 का मान 46 मिलीलीटर Hg किसके अंदर, ऊतक के अंदर Hg, और PO2 का मान जो है वो 40 मिलीमीटर Hg के बराबर होता है। कुपिकाओं में आने वाली वायु में PO2 का मान अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड यानी PCO2 का मान कम होता है। कुपिका में PO2 का मान 105 मिलीलीटर Hg और PCO2 का मान 40 मिलीमीटर Hg के बराबर होता है। श्वसन झिल्ली के दोनों ओर उपस्थित गैसों के आंशिक दाब में इसी अंतर के कारण श्वसनी कला के पार गैसों का विसरण हो जाता है। कुपिका में PO2 इजिकल टू 105 मिलीलीटर Hg से O2 का विसरण PO2 ऊतक में 40 मिलीमीटर Hg और रुधिर में PCO2 46 मिलीमीटर Hg से CO2 का विसरण कुपिका में PCO2 40 मिलीमीटर Hg में हो जाता है। इस प्रकार फेफड़ों में से ऊतकों में जाने वाले रुधिर में PO2 105 मिलीमीटर Hg और PCO2 40 मिलीमीटर Hg के स्तर का होता है। ऊतकों में लगातार ऑक्सीजन का उपयोग और CO2 का उत्पादन होते रहता है, इसलिए ऊतक में आने वाले ऑक्सीजन युक्त रुधिर की तुलना में कोशिकाओं एवं ऊतकों के अंदर PO2 कम और CO2 अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप O2 का विसरण रुधिर से कोशिकाओं तथा CO2 का विसरण कोशिकाओं से रुधिर में हो जाते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे रुधिर ऊतकों की कोशिकाओं में बहता है उसमें PO2 कम होता जाता है और PCO2 बढ़ते जाता है। ये ऑक्सीजनित ब्लड या रुधिर फिर से फेफड़ों में लाया जाता है और ऑक्सीजनित किया जाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे गैसों का अभिगमन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस।